पैसा कमाने के लिए क्या है, ठीक ना। अर्थशास्त्र में क्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक ना। कितना प्रकार का होता है? टू टाइप ऑफ एक्टिविटी। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। पहला क्या है? ई एक्टिविटी, और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक ना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वह है जिसमें हम किसी भी वस्तु या सेवा के लेन देन, आदान प्रदान जब हम करते हैं और उसमें अर्थ का प्रयोग होता है तो हम लोग उसको आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक ना। किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा के लेन देन में, आदान प्रदान में यदि अर्थ का प्रयोग होता है तो हम उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक ना। जैसे मिल्कमैन हम लोगों को मिल्क देता है, ठीक ना। आजकल सब लोग इसका उपयोग करते हैं, प्रत्येक परिवारों में दूध का उपयोग होता है। तो उसके एवज में हम लोग क्या करते हैं? मिल्कमैन को पैसा देते हैं, ठीक ना। ये आर्थिक क्रिया है। और गैर आर्थिक क्रिया क्या है? गैर आर्थिक क्रिया है जिस किसी वस्तु या सेवा के लेन देन में या आदान प्रदान में अर्थ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। यदि अर्थ का प्रयोग नहीं होता है तो हम यह मानते हैं कि वह गैर आर्थिक क्रिया है, ठीक है। जैसे सेम एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक ना। लेकिन उसके एवज में माँ पैसा लेती है क्या? नहीं लेती है। इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में साधु, संत, माँ या सोशल एक्टिविस्ट, ओरिजिनल वाला, डुप्लीकेट वाला नहीं, ठीक ना। वास्तव में जो समाज सेवी है, जो सोशल सर्विस करता है, जो समाज के हर जरूरत के अनुरूप वह अपने को मदद करने के लिए या सामाजिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए तत्पर होता है। अगर सोसाइटी उसके नीड को फिल करता है और वह समाज के उस जरूरत को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है, ऐसे समाज सेवी लोग जो अपनी सेवा के बदले कुछ भी रिटर्न नहीं लेता है, ऐसे लोगों को हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं, जिसको हम लोग गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया हम लोग समझ गए। जहां कहीं अर्थ का उपयोग होगा, प्रयोग होगा, उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहेंगे, और जहां इसका प्रयोग नहीं होता है उसको गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ठीक है। पीपीसी, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पीपीसी, ठीक है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, ठीक ना। हमारे देश के अंदर या हम सबों के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। संसाधन की बात छोड़ दीजिए, आप अपने आप को एग्जाम्पल मान लो। आपके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, आप कुछ भी बन सकते हो। भारत के सबसे गरिमामयी पद को भी आप सुशोभित कर सकते हो। सबसे गरिमामयी पद क्या है? इस देश का राष्ट्रपति होना, प्रधानमंत्री होना, डीएम होना, सीएम होना, पीएम होना, फॉरेन सेक्रेटरी होना, ये सब ना जो एमोंग ये है, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण पद है जो राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं हैं। आईएएस होना, आईपीएस होना, फॉरेन सेक्रेटरी होना, या फिर पॉलिटिकल सेक्टर में आप सीएम, पीएम या प्रेसिडेंट बनते हैं,
यही ना। तो आपके अंदर दुनिया के सबसे सर्वोच्च पदों को सुशोभित करने की संभावना है। कैसे है इसको हम लोग समझेंगे। हम यहां पढ़ रहे हैं क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावना वक्र क्यों है, या इन संभावनाओं की तलाश क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि देश में प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेस है, संसाधन है, उन संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा। संसाधनों का जब सही उपयोग होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक उन्नति तेजी से बढ़ेगी। तो उन संसाधनों का उपयोग कैसे होगा? हम अपने बारे में मूल्यांकन करें। हमारे पास 24 घंटे का समय है। क्या इस 24 घंटे का 24 आवर्स का हम लोग उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। अगर हम इस 24 आवर्स का उपयोग करने लगे, हम जो भी काम करते हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, समाज का सबसे कॉन्शियस जो कैटेगरी है वह कौन है? स्टूडेंट है ना। इसके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो इस देश की दशा और दिशा को बदल सकती है। लेकिन कब? जब हमारे अंदर जो वर्किंग कैपेसिटी है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, हमारे पास जो एबिलिटी है, हमारा जो पावर है, उसका हम सही सही उपयोग करेंगे तब। केवल ब्लैक बोर्ड पर कैलकुलेशन करने से नहीं होगा। हम उसको वास्तव में व्यक्तिगत जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का प्रयास करते हैं क्या? इस बात की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब देश के संसाधन धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। कम क्यों होने लगे? कम इसलिए होने लगे कि आप इमेजिन करो 1947 जब इस देश को आजादी मिली, ठीक है, उस समय इस देश की आबादी थी 42 करोड़, ठीक है। कितना था? 42। आज 2011 का सेंसस हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि सेंसस प्रत्येक 10 वर्षों पर होता है, ठीक ना। 11 में हुआ, अभी 21 में होगा। इस बार जो बजट आया उसमें डिजिटल सेंसस होगा, ये भी पता होना चाहिए तुम लोग। तो 2011 की जनगणना को अगर हम आधार मान करके इस देश की जनसंख्या को जानना चाहते हैं तो इस देश की आबादी कितनी है? 120 करोड़, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। कितना बढ़ा? 78 करोड़। 120 माइनस 42 इक्वल टू 78 करोड़। गलत नहीं ना? नो सर। ये 78 करोड़ जो लोग हैं वो सब लोग आसमान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं, ठीक है। ये लोग कहाँ हैं? सब लोग जमीन पर हैं। तो जो रिसोर्सेस इस देश के अंदर थे, जहाँ प्रोडक्शन का काम हुआ करता था, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता था, वह क्या हुआ? वहाँ बिल्डिंग बन गया, घर बन गया, ठीक ना। और घर बन गया तो जो उत्पादन का केंद्र था वह ऑलवेज के लिए क्लोज हो गया, ठीक ना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। आप अपने फैमिली पर एग्जाम्पल ला लो। दादाजी, आपके दादाजी को 2 संतान, ठीक है।
पहले दादाजी जब थे तो ये लोग एक साथ थे, कंबाइंड था पूरा। अब अंकल हो गए, तुम्हारे पिताजी हो गए, फैमिली डिवीजन हो गया, ठीक है। तो घर में बगल में जो बाड़ी होता है जहाँ हम लोग टोमेटो पोटैटो ये सब प्रोडक्शन करते थे, वहाँ अंकल क्या किए, घर बना दिए, ठीक ना। प्रैक्टिकली समझ रहे हो ना आपको। फैमिली डिवीजन हुआ, और जब फैमिली डिवीजन होता है तो सारे लोग, सारे फैमिली सेपरेट हो जाती है। तो जो प्रोडक्शन का सेंटर हुआ करता था, प्रोडक्शन सेंटर था, इस प्रोडक्शन सेंटर पर क्या हुआ, बिल्डिंग बन गया, ठीक ना। यहाँ चाचा जी घर बनाने लगे, जहां पर पोटैटो हम लोग लगाया करते थे, यह प्रोडक्शन का सेंटर क्लोज हो गया। ठीक इसी प्रकार ये 78 करोड़ लोग जो देश के अंदर आजादी के बाद बढ़े, वैसे ही उन लोगों ने भी किया। ये एग्जाम्पल केवल तुम्हारे फैमिली के लिए नहीं है, यह उदाहरण संपूर्ण देश के लिए है और हर परिवार के लिए है, क्योंकि एकांकी परिवार क्या हुआ, बढ़ा है, संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। और जैसे जैसे संयुक्त परिवार का विघटन होता चला गया, हम लोग सेपरेट फैमिली के कंसेप्ट को अडॉप्ट किए, और जो ऐसे ट्रेडिशनल सेक्टर में प्रोडक्शन का सेंटर हुआ करता था, वह सब धीरे धीरे क्लोज हो गया। तो इस देश का जो रिसोर्सेस था, उत्पादन का जो केंद्र था, वह कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ। तो ये इलास्टिक तो है नहीं कि लैंड को थोड़ा खींच दिए, अंकल जब घर बना लिए तो थोड़ा और बढ़ा ले जमीन को खींच करके, ऐसा तो है नहीं, है ना। ये तो फिक्स फैक्टर है, लैंड क्या है, फिक्स फैक्टर है ना। तो इसको हम तो बढ़ा नहीं सकते हैं। उस स्थिति में क्या हुआ कि उत्पादन के जो केंद्र हुआ करते थे, वह धीरे धीरे घटने लगे, ठीक ना। अब हमारे पास चैलेंज आ गया, एक तरफ लैंड घटा यानी रिसोर्सेस कम हुआ, और दूसरी तरफ पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक ना। रिक्वायरमेंट बढ़ा, और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का जो सेंटर था वह घट गया, समझ रहे हो ना। जहां से उत्पादन हुआ करता था उसको हम लोगों ने कम कर दिया, और रिक्वायरमेंट पहले कम था, अब फैमिली बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गया। तब जब रिक्वायरमेंट बढ़ा तो हम लोगों ने संभावना की तलाश करनी शुरू की कि कम रिसोर्सेस में अधिक उत्पादन कैसे होगा। तो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्शन का सहारा लिया। क्रॉस प्रोडक्शन समझते हैं? यस, ठीक है। संकर बीज, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संकर बीज। कौन संकर, दंत सवाल, तालाब में सवाल नहीं, ठीक ना। इसका मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्शन, ठीक ना। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको इस भाषा में कहता है, नहीं बता सकता। ये क्रॉस प्रोडक्शन क्या है, आप कैसे इसको समझोगे, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। घर पर आप कद्दू समझते हो, करेला भी समझता है, ठीक है। दोनों का पौधा लगा दो, कद्दू का और करेला का, ठीक है। कद्दू का जो प्लांट होगा उसको करेला वाला जो प्लांट है उस पर ऐसे करके स्क्रैच करके उसको बांध दो, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि करेला का साइज इतना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि कद्दू का जो एनर्जी है वो कहाँ चला गया, करेला। मतलब उसके स्किन को स्क्रैच करके करना है ताकि उसका जो पावर है वो उसमें चला जाए, ठीक ना। और प्लास्टिक से उसको गोबर दे करके बांध दो,
ठीक है, तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स जो क्रॉस प्रोडक्शन से तैयार होता है, हाइब्रिड सीड्स का उपयोग करने लगे हैं। पहले जब खेती का काम होता था, उत्पादन का काम होता था, तो हम घर के ही बीज को डालते थे। अब क्या हुआ, अब हम लोग मार्केट से हाइब्रिड सीड्स को परचेज करने लगे। किस लिए? प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक ना। मतलब पार्ट ऑफ लैंड पर मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, हाइब्रिड सीड्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही कृषि का समय आता है, रबी फसल लगाने का समय आता है, सर ग्रीन रेवोल्यूशन यही है क्या? नो, HYB सीड्स, नो, वह काम शुरू कर देते हैं हम लोग क्योंकि उत्पादन की मात्रा को हम बढ़ा सकें। इसलिए क्योंकि कम रिसोर्सेज पर हमको ज्यादा उत्पादन मिल सके, इसलिए हम लोग हाइब्रिड सीड्स का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक ना। जो लोग उत्पादन का कार्य करते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको यह पता है कि फर्टिलाइजर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। फर्टिलाइजर्स में अपना कोई पावर ही नहीं होता है। उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है लैंड के पावर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को ट्रांसफर करता है। हम लोग समझते हैं कि खाद डाल के इसमें उत्पादन अच्छा हो गया, ये सब नहीं है। उसका फंक्शन क्या है, जमीन की उर्वरा शक्ति को खींचना और पौधे को ट्रांसफर करना, ये फंक्शन है। लेकिन चूंकि गांव में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो इसके फंक्शन को नहीं समझते, उनको लगता है कि हमने खाद डाला इसलिए उत्पादन बढ़ गया। खाद की अपनी कोई क्षमता नहीं होती है, वह केवल इस काम में मीडिएटर की भूमिका निभाता है। जमीन का पावर खींचा और पौधे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक ना। तो हाइब्रिड सीड्स के बाद दूसरा उपाय क्या करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सके, ठीक ना। ये तो हो गया उत्पादन की बात। हम दूसरी पॉइंट इस पर डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर। फिर से हम लोग लौटते हैं यहाँ। यह क्या है, यह है कि हम कम रिसोर्सेज पर अधिक से अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं, या हमारे पास जो इंटायर रिसोर्सेस हैं उसको हम कैसे यूज करें ताकि हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, किस लिए, इसलिए कि देश के अंदर जो रिसोर्सेस थे वो धीरे धीरे कम हो गए। तो देश के सामने एक समस्या आया कि देश के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए जितनी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है, तो ये तो सेवा क्षेत्र है नहीं, या तो केवल वस्तु की बात है, तो उतनी मात्रा में हम वस्तुओं को कैसे उपलब्ध कराएंगे। तो देश के सामने क्या समस्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, ठीक ना। जैसे तुम्हारे सामने क्या प्रॉब्लम है, कैसे नौकरी लिया जाए, ठीक है, क्या करें जो जल्दी से नौकरी मिल जाए। इसलिए इंटर पास करते ही लोग नौकरी तलाश करने लगता है। पहले लोग बीए करता था, एमए करता था, फिर पढ़ाई कंप्लीट होती थी तो नौकरी के लिए सोचता था, इसलिए कि वह फाइनेंशियली साउंड था, इन पॉइंट ऑफ इकोनॉमिकली वेल डू था, इसलिए आराम से वह जीविकोपार्जन के बारे में सोचता था। आज हमारे सामने रोजगार की समस्या है, आज हमारे सामने आर्थिक समस्या है, इसलिए हम चाहते हैं जितना जल्दी से नौकरी मिल जाए हमको,
है ना। तो उसी तरह से देश के सामने एक समस्या हो गई कि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, लगातार जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। तो हम क्या उत्पादन करें कि अधिक से अधिक उत्पादन हो और देश के लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, ठीक ना। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आया कि हाउ टू प्रोड्यूस। पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें, ठीक ना। कैसे करें, तो उसमें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया जाए या फिर मॉडर्न जो पॉलिसी है, मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नए नए रिसर्च हुए, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उनके माध्यम को अपनाया जाए या परंपरागत जो उपकरण है, परंपरागत जो तौर तरीके हैं उससे किया जाए। तो स्वाभाविक है जब हम अधिक उत्पादन की बात सोचते हैं तो हमको उत्पादन करने में नई नई तकनीकियों का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए हाउ टू प्रोड्यूस की जब बात आती है तो हम लोग जो नए, जैसे पहले हम लोग बैल से खेती करते थे, है ना। अब क्या हो गया, ट्रैक्टर आ गया, घंटों का काम मिनटों में होने लगा। नहीं, पहले जब पौधों में कीड़े लग जाते थे तो हमारे पास कोई उपचार नहीं होता था, अब हम लोग कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं, नहीं। तो पूरा प्रोडक्शन पीरियड में प्लांट्स को जिन जिन चीजों का रिक्वायरमेंट होता है वो सारा रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल करते हैं, इतना हम डेवलप कर चुके हैं, ठीक ना। तो हमको हाउ टू प्रोड्यूस में नए नए जो संयंत्र हैं, नई नई जो तकनीकी है कृषि क्षेत्र में उपयोग में आने वाली, उन तकनीकियों का उपयोग करना चाहिए।